तो आज हम यहाँ पे आए हैं NABH से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो आर्टिक हॉस्पिटल भी NABH इंटर लेवल के लिए जा रहा है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेरीज इत्यादि समझने के लिए, जानने के लिए। तो आज प्रश्न करेंगे हमारे अनिल जी और हम जवाब देंगे इस विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। सर, NABH के लाभ क्या हैं? सर, NABH जो होता है हमारा, NABH के मुख्य जो लाभ होते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पेशेंट्स होते हैं जी। पेशेंट्स कोई अलग से नहीं आते हैं, पेशेंट्स हमारे आपके बीच से ही होते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इनको होता है। इनका TPA, कैशलेस इलाज, इन सब की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में इजीली मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इन सभी लोगों का इलाज होने में आसानी हो जाती है। साथ ही जितना भी इलाज हो रहा है वो वेल डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। जो भी हमारी फाइल है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि कभी भी किसी लीगल कंप्लायंसेस में ये फंसती नहीं है। कभी भी TPA में कोई भी चीज़ भेजनी है, जैसे OT नोट्स, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फाइल्स में अच्छे से भर के भेजी जाने लगती हैं। NABH के फलस्वरूप एक फॉर्मेट का हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो शुरू हो जाता है। साथ ही मरीज को हर पल पे सिक्योरिटी का, सेफ्टी का एहसास कराया जाता है। हमारे यहाँ बैनर्स, पोस्टर्स, साइनेजेस उस तरीके के, उसको उस तरीके से मॉडिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए पेशेंट को सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ETC की चीज़ें हमारे यहाँ शुरू कर दी जाती है जी। तो ये सबसे बड़ा लाभ होता है। इसके साथ ही में TPA इम्पैनलमेंट बड़ी आसानी से अस्पताल को मिल जाते हैं जी। जैसे आयुष्मान योजना है, इसमें 20% तक बढ़कर हमारा जो टैरिफ होता है वो मिलने लगता है हमको जी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल को पूरा बेनिफिट होता है। जैसे अगर कहीं 1 करोड़ की बिलिंग हमारी ईयरली होती है तो क्या होता है, कम से कम 20% अगर बढ़ के मिला तो 20 लाख रुपीस कम से कम बढ़ के मिलते हैं। इन सभी चीजों के लिए NABH अति आवश्यक होता है। अगर NABH नहीं होता है तो ये टैरिफ हमको बढ़कर नहीं मिलती जी। तो सर, आपकी कंसल्टेंसी हमको क्या क्या सेवा प्रदान करती है? हमारी कंसल्टेंसी NABH के दौरान होने वाले सभी तरीके के फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग्स इत्यादि उपलब्ध कराती है। इन ट्रेनिंग्स में विस्तार से बताया जाता है कि किस तरीके से, इसके कौन से चैप्टर्स में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं NABH के, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में हम पूरा अस्पताल को गाइड करते हैं। उसके फॉर्मेट्स बनवाते हैं, उसकी पॉलिसीज बनवाते हैं, आपके अस्पताल का मैनुअल बनवाएंगे, कहाँ क्या वर्क किस तरीके से होना है उसको हम एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाकर रखेंगे। जैसे आपने अपना अस्पताल बनाया होगा, आपका लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी का जो चलने का तरीका है क्या वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, इसको हम अपने स्तर पर देखकर और आपको बताएंगे और उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ में उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो कहीं ना कहीं पेशेंट ओरिएंटेड हो, पेशेंट को उसको एसेस करने में आसानी हो और उसको अच्छी तरीके से पेशेंट कर सके और जिससे कि पेशेंट का एक सेटिस्फैक्शन बढ़े उसमें। ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो सर, आपकी अम्ब्रेला कंसल्टेंसी का चार्ज क्या होता है? देखिए, NABH कंसल्टेंसी के लिए हम जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, इसका 1.50 लाख लेते हैं, जो कि हमारा मिनिमम चार्जेस है। इसमें हम लोग पूरा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। ऑडिट वाले दिन भी हम प्रेजेंट रहते हैं, आपको उस चीज़ों में सपोर्ट करते हैं जिसमें कि आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कई सारे रूट काज एनालिसिस हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये आपके अस्पताल के लिए आगे चलकर आपकी मार्केटिंग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। अच्छा। सर, हमारे हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है इसमें? आपके अस्पताल के इम्प्रूवमेंट, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कैशलेस इलाज जो कि आसानी से नहीं मिलता है अस्पतालों को, वो आप अपने अस्पताल में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं NABH के बाद। कैशलेस इलाज से ये फायदा हो जाता है, कोई भी मरीज आज की डेट में पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, तो तमाम तरीके के कार्ड दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों का बीमा होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इतनी बड़ी स्कीम आयुष्मान योजना लॉन्च की हुई है। इसके साथ में बड़ी कंपनियां जैसे इफ्को, टोक्यो, HDFC अर्गो, ये सभी इस क्षेत्र में काफी अग्रणी हैं, जिन्होंने कि बहुत से लोगों के कार्ड आजकल बना रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो मोस्टली लोगों के पास में, शहरी आबादी के पास में, तो आप समझिए 90% लोगों के पास में ये कार्ड होते हैं। तो इन कार्ड्स को लेने के बाद में कोई भी मरीज खुद से पैसा नहीं देना चाहता है, तो अगर आपके काउंटर पे आता है तो ये जरूर पूछता है, सर क्या कैशलेस इलाज हो जाएगा? परंतु NABH के अभाव में कई बार कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो अगर NABH हो जाता है तो TPA इंश्योरेंस कंपनियों को ये एश्योर्ड होता है कि इनके यहाँ उच्च गुणवत्ता की मेडिकल केयर मिलती है, जिसके फलस्वरूप वो आपको कैशलेस के लिए इम्पैनल कर लेते हैं। इम्पैनल करने के बाद में आपके इस तरीके के मरीजों का आवागमन बढ़ जाता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ नहीं तो सर 30 to 40% जो पेशेंट का वॉल्यूम है वो बढ़ता है NABH के बाद जी। तो सर, NABH करवाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी?
NABH करवाने के लिए सर, NABH करवाने के लिए दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो चीजें होती हैं हॉस्पिटल को खुद से देनी रहती हैं, और एक हमारी कंसल्टेंसी वो सारी चीजों को आपके यहाँ एक बंदे के जैसे हायरिंग करते हैं। आप मिनिमम एक क्वालिटी मैनेजर तो रखते ही रखते हैं, जिसकी कि 15 से 20,000 सैलरी होती है। अगर आप ऐसे किसी बंदे को रखते भी हैं तो क्या होता है कि उसको भी पूरी नॉलेज होती नहीं है। हमारे यहाँ पूरा एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है, वो टीम हमारे ऑफिस में पूरा आपका वर्क करते हैं, एक तरीके से आउटसोर्सिंग आपका वर्क देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, क्वालिटी इंडिकेटर से लेकर रिपोर्टिंग, ADR रिपोर्टिंग, एडवर्स इवेंट्स, इंसिडेंट्स, आपके यहाँ मॉक ड्रिल करवाना, आपके यहाँ ट्रेनिंग करवाना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अस्पताल को मुख्य रूप से जो ध्यान देना चाहिए वो देता है केवल लाइसेंसेस पे। लाइसेंसेस में जैसे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आपके यहाँ होना अति आवश्यक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस होना आवश्यक है, फायर के लिए NOC होना आपके अस्पताल में आवश्यक है, यदि MTP कर रहे हैं तो MTP का लाइसेंस होना आपके लिए अति आवश्यक है। इस तरीके से कुछ लाइसेंसेस हैं जो कि हमने यहाँ पे लिंक में आगे शेयर भी की हुई हैं आपको लिस्ट, कि क्या वर्क हमारी कंसल्टेंसी देती है, क्या आप देते हैं, वो हमने यहाँ पे PDF में आपको शेयर भी की हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। सर, अस्पताल में रैंप या लिफ्ट की आवश्यकता होती है? हाँ, अस्पताल में मुख्य रूप से ये जरूरी है कि मरीज अगर अलग अलग तल पर आपके यहाँ हैं और क्रिटिकल केयर एरियाज भी अलग अलग तल पे हैं, तो लिफ्ट या रैंप में से किसी एक चीज का होना अति आवश्यक है, अन्यथा NABH में जो संभावना होती है होने की वो कम हो जाती है। क्योंकि NABH का कहना ही है कि मरीज को कहीं से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ अलग अलग तल में चीजें हैं और लिफ्ट या रैंप की उपलब्धता नहीं है तो क्या होता है, तो ये दिक्कत हो जाती है कि हम मरीज को कैसे आखिर ऊपर ले जाएंगे। तो या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ लिफ्ट या रैंप नहीं है तो आप एक ही फ्लोर पे, जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, उस फ्लोर पे सारी क्रिटिकल चीजें करवा लें, जैसे कि लेबर रूम हुआ, जैसे कि ICU हुआ आपका, जैसे कि OT हुआ आपका, जैसे कि आपका जनरल वार्ड, कुछ प्राइवेट वार्ड, ये सारी चीजें आप एक ही फ्लोर पे करवा लीजिए। उस फ्लोर पर करवाने के उपरांत आप NABH को ये रेशनल तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ सारा क्रिटिकल केयर एरिया, ये जितने वल्नरेबल पेशेंट्स हैं सभी हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं, ये हम ऊपर नहीं ले जाते हैं, जो चलने फिरने में सक्षम होते हैं केवल उनको ही हम ले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है सर, CGHS और ECHS के लिए सर क्या करना पड़ता है? CGHS ECHS के लिए आजकल जो हमारा QCI है उसने ये जरूरी कर दिया है कि उनसे रिकमेंडेशन के फलस्वरूप ही ECHS और CGHS की जो भी उसे कहते हैं इम्पैनलमेंट है वो हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको QCI नामक संस्था, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाती है, इससे हमें अनुमोदन प्राप्त करना है। सर, आपकी कंसल्टेंसी QCI करवाती है? हाँ सर, हम QCI की कंसल्टेंसी भी देते हैं। QCI में किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, किस तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो हम पूरी इसकी चीजें बताते हैं। सर, आपका QCI का क्या चार्ज होता है? जी, हम इसको 1 लाख रुपीज में देते हैं आपको कंसल्टेंसी। ठीक है सर। इसके साथ ही मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि समयावधि। जो NABH एंट्री लेवल है उसकी समयावधि जो है 100 डेज की होती है। 100 डेज यानी कि 3 मंथ एंड 10 डेज। परंतु कई बार ऐसा होता है कि NABH के पास डेट्स नहीं होती है, कई बार हॉस्पिटल के पास कुछ चीजें आने में देर हो जाती है, तो ये 150 से 200 डेज कम से कम लगते हैं जिसमें कि NABH हमारा होता है। अच्छा, अब इसी के साथ में QCI एक छोटा प्रोसेस है, इसमें हम फॉर्म को आपका फिजिकली रूप में भरते हैं और NABH ऑफिस में भेजते हैं। तो इस चीज के लिए हम मेन रूप से जो करते हैं वो ये करते हैं कि 1 महीने तो कम से कम आपका फॉर्म भेजने में लग जाता है, नेक्स्ट मंथ आपका विजिट हो जाता है, तो 2 महीने का समय आपका QCI के ऑडिट होने में लगता है कम से कम। ये थोड़ा सा सरल प्रोसेस होता है, परंतु इसमें एक चीज अति आवश्यक है, जैसा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून का कहना है, आपके अस्पताल में ETP या STP प्लांट लगा होना अति आवश्यक है। हालांकि एंट्री लेवल NABH में यह अभी तक बहुत ही मैंडेटरी नहीं किया गया, परंतु QCI में यह अति आवश्यक हो गया है कि आपके अस्पताल में ETP या STP प्लांट लगाए। ETP और STP प्लांट जो होता है वो एक्सटर्नल भी लग सकता है, इंटरनल भी लग सकता है आपके अस्पताल में, आप उसको लगवा सकते हैं। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच में आती है छोटे अस्पतालों के लिए, और बड़े अस्पतालों के लिए 3 से 5 लाख के बीच में भी जाती है। वो आपके यहाँ किस तरीके कितना वाटर शोधित हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आपको इसके लिए जब ETP STP प्लांट लगाएंगे उसके बाद एक लाइसेंस लेना रहता है, जिसको कि एयर एंड वाटर कंसेंट बोला जाता है, वो लेना अति आवश्यक होता है, तभी आप QCI के लिए जा सकते हैं। और सर, हमारी लैब है तो सर उसकी टैरिफ लिस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, मैं समझ नहीं सर, जो हमारी लैब है उसकी सर टैरिफ लिस्ट। हाँ, लैब की जो टैरिफ लिस्ट है जी, लैब की टैरिफ लिस्ट जैसे कि सर
जैसे कि सर कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीबीसी होती है, तो उसके लिए सर कोई NABL या ऐसे भी? हाँ, इसके लिए एक NABL होता है जी। अगर हम लैब को अपना एक्रेडिटेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए NABL एक अलग संस्था है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी। जी। तो ये जो संस्था होती है यह NABL कहलाती है। इसका जो सर्टिफिकेशन होता है इसके लिए आपकी NABL अगर लैब का करवाना है तो उसके लिए एक्वास होना आती है आवश्यक है। आपके सभी जितनी भी मशीन से उन पे कंट्रोल्स रन होते हो, ठीक, आप ILC करवाते हो, समय समय पे अपनी सर्विसिंग करवाते हो, कैलिब्रेशन करवाते हो, ये सारी चीजें आती है। अभी सर वर्तमान में जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो सर इसकी जांच के लिए हमें अप्रूवल कैसे मिलेगा सर? जैसे आपको RT-PCR की जांच के लिए अप्रूवल लेना है तो सर्वप्रथम आपकी लैब में RT-PCR के लिए एक मशीन होनी चाहिए, वो मशीन होनी चाहिए। इसके बाद आप NABL से वो अनुमोदन लेते हैं, फास्ट ट्रैक विधि से आप अनुमोदन मिल रहा है जो कि 1 मंथ की समय सीमा में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आसानी से हो जाने वाला प्रोसेस है। हालांकि आपको रिजल्ट्स के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि आपसे रिजल्ट जो अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट है, जो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उनसे ही लगवाया जाएगा। अगर वो उसको लाने में सक्षम रहते हैं तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा हम लोग उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं, देख लेते हैं सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, आपके एम्प्लॉइज को समझा भी देते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन में तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को समझाने के बाद शायद ही कोई चीज़ बचती हो। तो मेन इसमें रिजल्ट होता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया तो आपकी भी मेहनत बेकार जाती है, हमारी मेहनत बेकार जाती है। ये जो चीज़ें हैं ये NABL के लिए अति आवश्यक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।